माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले सदन का आदरपूर्वक अभिवादन करता हूं कि करीब 50 माननीय सदस्यों ने विस्तार से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। बाबा साहब आम्बेडकर जी की 125वीं जयंती वर्ष पर एक अच्छा उपक्रम, और जब सभी दलों के मुखियाओं के साथ सदन शुरू होने से पहले बैठे थे, हर किसी ने इसको एक स्वर से स्वागत किया था, उसका अनुमोदन किया था। वैसे हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये मूल विचार कोई हमारा था। हो सकता है मेरी जानकारी के सिवाय भी कुछ हो, लेकिन 2008 में महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में आरंभ किया था, और एक अच्छा काम उन्होंने ये किया था कि स्कूलों में उसका प्रियम्बल का पाठ बालकों से करवाते थे। तब मैं गुजरात में था, तो मुझे ये प्रयोग अच्छा लगा था, क्योंकि हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। थोड़ा बहुत तो 15 अगस्त को आज़ादी के आंदोलनकारियों को, आज़ादी के दीवानों को हम भी याद करते हैं। टीवी वगैरह में भी चर्चा चलती है, अखबारों में भी रहती है। 26 जनवरी में उस तरह होता नहीं है, वो परेड पर ही ध्यान केंद्रित होता है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये बात निश्चित है कि अब हमारे लिए चलने फिरने के लिए, मार्गदर्शन के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता है तो संविधान है। मुश्किलातों में भी साथ चलने के लिए, साथ जुड़ने के लिए हमारा संविधान है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम संविधान से परिचित करवाएं, और इतना ही नहीं कि संविधान की धाराएं क्या है, किस पृष्ठभूमि में संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे महापुरुषों ने किस किस प्रकार का योगदान दिया, और वे दूर दूर तक का कैसा देख पाते थे। इतने विविधता सभर इस देश को, और वो भी गुलामी कालखंड में अनेक समस्याएं नई उसमें उभारने का प्रयास भी हुआ था। इन सबको दरकिनार करके भारत की जो मूल आत्मा है, भारत की जो मूल चिंतन धारा है, उसके प्रकाश में भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार करने के लिए कोई व्यवस्था विकसित करनी थी। ये काम कितना महान था, ये संभव नहीं है कि सदन के सभी महापुरुषों का नाम दें तभी उनको हम आदर देते हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में उन सभी ऋषियों को, जो कि संविधान सभा में बैठे थे, उनको नमन करने के लिए बनाया है, उनका आदर करने के लिए बनाया है। और पहले किसी ने नहीं बनाया तो उसने गुनाह किया, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमें विचार आया, हमने किया है, लेकिन करने का इरादा यह है कि इस राष्ट्र को आने वाले शतकों तक
दिशा देने के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया है, हमारी आगे वाली पीढ़ी जाने तो, समझे तो। और इसलिए उसमें मेरी पार्टी का कोई सदस्य होता तभी मैं याद करूं, ऐसे देश नहीं चलता है। किस विचार के थे, किस दल के थे, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। यह देश हर किसी ने कोई न कोई सकारात्मक योगदान का परिणाम होता है, और हर किसी के सकारात्मक योगदान को ही हमें जोड़ते चलना जाता है, तभी तो राष्ट्र संपुट होता है। और इसलिए 26 नवंबर के पीछे एक मन में कल्पना है कि सिर्फ धाराओं में देश सिमट न रहे, उसकी भावनाओं से भी देश जुड़े, जो संविधान सभा में बैठे हुए लोगों की थी। और हमें कोई शक नहीं है कि उसमें बैठने वाले लोगों की विचारधारा कांग्रेस से जुड़े हुए काफी लोग थे उसमें, लेकिन हम में हिम्मत है गर्व करने की उनका, हम में हिम्मत है, हमारे संस्कार हैं कि हम उनका आदर कर सकते हैं, उनका अभिनंदन कर सकते हैं। ये हमारे संस्कार हैं, इसको हमें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और सुझाव ये भी चाहिए, भले इस चर्चा में ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन अलग से भी, क्योंकि ये सदन है, उससे ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि यहां हम पक्ष और विपक्ष, उससे ऊपर कभी कभी निष्पक्ष भी तो होने चाहिए। और हम हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे संविधान की मूल भावनाओं से परिचित कैसे करवाते रहें, संविधान के प्रति उनकी आस्था कैसे दृढ़ होती चले। निराशा के दिनों में भी उसको लगना चाहिए, हाँ भाई ठीक है, कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये एक जगह है जिससे कभी न कभी तो सूरज चमकेगा। ये भाव हमारी आने वाली पीढ़ियों में भरना निरंतर आवश्यक होता है। और इसलिए ये संवाद करने का प्रयास हुआ है। और यहां अगर होता है तो फिर नीचे परकोलेट भी जल्दी किया जा सकता है। सरकार में बैठे हुए हम लोगों का ये इरादा नहीं है कि हर वर्ष इस प्रकार की डिबेट हो, ना हमने ऐसा कहा है। 125 वर्ष बाबा साहब आम्बेडकर और उनका योगदान हम कम नहीं आंक सकते जी। हमने उपेक्षा भी बहुत देखी उनकी, हमने उनका उपहास भी बहुत देखा, और मजबूरन उनकी स्वीकृति को भी हमने देखा है। और मैं यहां शब्द प्रयोग हम करता हूं, आप और मैं की भाषा में नहीं बोल रहा हूं। नीचे से दबाव आया है कि आज ये देश बाबा साहब आम्बेडकर के उस महान कामों को नकार नहीं सकेगा। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा। और इसलिए 125वीं जयंती संविधान की चर्चा हो तो बाबा साहब आम्बेडकर की हो, लेकिन साथ साथ संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति हम नमन करते हैं, आदर करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर समेत सभी को नमन करते हैं, सभी को आदर करते हैं, और इसी भूमिका से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात सही है, हमारे यहाँ परिवारों में भी ये बात बताई जाती है, समाज जीवन में भी बताई जाती हैं, लोक कथाओं में भी कही जाती हैं। अच्छी चीजों को बार बार स्मरण करना चाहिए, अच्छी स्थिति में भी करना चाहिए और बुरे हालत में भी करना चाहिए। समाज जीवन के लिए अनिवार्य होता है। बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब अपने गांव से शहर जाता है, 10 बार जाता होगा तो भी माँ तो कहेगी जाते जाते, बेटा चालू गाड़ी में चढ़ना मत, खिड़की के बाहर देखना मत। बात बेटा बड़ा हो गया, 10 बार पहले गया तब भी सुन चुका है, लेकिन माँ का मन करता है कि बेटे को जरा याद करा कि बेटा इतना संभालना। ये हमारी परंपरा रही है। और इसके लिए तो डॉक्टर करण सिंह जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ढेर संस्कृत श्लोक भी ला करके हमारे सामने रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किस प्रकार से कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते
सिल पर पड़त निशान। कुएं में जो रस्सी से बांध करके पानी निकालते हैं, रस्सी में इतनी ताकत तो नहीं होती है कि वो पत्थर के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, लेकिन निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है कि उस पत्थर पर भी नए आकार आकृतित हो जाते हैं। और इसलिए हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासत है, ये हम लोगों का दायित्व होता है। ये सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। और इसलिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें तू और मैं की भाषा से बाहर निकाल सकती है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। और ये सदन ऐसा है कि जहां पक्ष और विपक्ष से ऊपर निष्पक्ष का भी एक मैसेज हिंदुस्तान को जाने की ताकत रखता है। और इसलिए इस सदन का मैं अतिशय आदर करता हूं। हमें मूल्यों का करना होता है, जतन करना होता है। हमारे संविधान की ऊंचाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और संविधान सभा जब चलती थी उस समय के अखबार आज भी हम देख सकते हैं। बहुत आशंकाएं थी कि भैया गाड़ी चलेगी क्या, ये लोग कर पाएंगे क्या। और अंग्रेजों को भी उसमें इंटरेस्ट था इस बात को जरा बल देने में, और इसलिए लोगों को नहीं लगता था। लेकिन हमने अनेक बाधाओं के बीच भी इतने साल जो बिताए हैं, हमारे उन महापुरुषों ने कितना उत्तम हमें एक मार्गदर्शक संविधान दिया है जो हमें ताकत देता रहे, निरंतर ताकत देता रहता है। और इसलिए हमें उसका गौरवगान करते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ने भारत के संविधान के संबंध में कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो बात कही थी, उसने कहा, द परहैप्स द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल वेंचर सिंस दैट which originated at Philadelphia in 1787। 1787 में फिलाडेल्फिया में जिस पॉलिटिकल वेंचर की उत्पत्ति हुई थी, संभवतः उसके बाद अगर कोई महान पॉलिटिकल वेंचर हुआ है तो भारत का संविधान है। ये बात उस समय कही। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब कभी कभी हम यहाँ, हमारा मुख्य काम है कानून बनाना, इसी के लिए लोगों ने हमें भेजा है। और हम लोग अनुभवी हैं, जानकार हैं, लेकिन हम देखते हैं कितनी बड़ी कमी है हमारे बीच में, और आत्मलोकन करना पड़ेगा। और संविधान सभा के लोगों की दीर्घदृष्टि और सामर्थ्य कितना था, उसको याद कर करके हम देखेंगे तो हमें अभी कितना ऊपर उठने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होगा। संविधान सभा में बैठे हुए लोगों ने 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो क्या हो, उसके सेफगार्ड की चिंता की है। हम आज कानून बनाते हैं और हमने देखा होगा, इसमें उनका दोष और इनका दोष ये मुद्दा नहीं है। हमारी कुल मिलाकर के स्थिति है कि हम कानून बनाते हैं और दूसरे ही सत्र में आना पड़ता है, यार पिछली बार बनाया लेकिन ये 2 शब्द रह गए, जरा फिर से एक बार संशोधन करना पड़ेगा। कितनी मर्यादाएं हमारी, और मर्यादाओं का मूल कारण ये नहीं है कि ईश्वर ने हमें विधा नहीं दी है, उसका मूल कारण है कि हम लगातार संविधान के प्रकाश में चीजों को नहीं सोचते हैं। कभी राजनीतिक स्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, कभी कभार तत्कालीन लाभ लेने के इरादे हावी हो जाते हैं, और उसी के कारण हम समस्याओं को राजनीतिकरण करके जोड़ते हैं। तब जाकर के हम वो व्यवस्थाओं को नहीं करीब कर पाते जो शताब्दियों तक काम आए। और इसलिए संविधान सभा में बैठे हुए लोगों की ऊंचाई हम सोचें,
हम उनसे प्रेरणा लें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने कितना सोचा। क्या दबाव नहीं आए होंगे? क्या आग्रह नहीं हुए होंगे? क्या बिल्कुल विपरीत विचार नहीं रखे गए होंगे? सब कुछ हुआ होगा, लेकिन सहमति से एक डॉक्यूमेंट बना जो आज भी हमें प्रेरणा देता रहता है। और इसलिए हम जो कि धारा बनाते हैं, हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम इस काम को करें। और उसमें भी मैं राज्यसभा का सविशेष महत्व देखता हूं, ये ऊपरी सदन का सविशेष महत्व देखता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते यो न वदन्ति धर्मम धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तत् यत् छलम भ्युपेति। संविधान सभा में हम ये जब, यानी ऐसी कोई चर्चा नहीं हो सकती कि जिसमें वृद्ध जन न हो, वृद्ध जनों में धर्म न हो, धर्म वो न हो जिसमें सत्य न हो। ये वो सभा है, और इसलिए मैं समझता हूं राज्यसभा का अपना एक महत्व है, उसका एक विशेष भूमिका है। और संविधान सभा की बहस में गोपाल स्वामी आयंगर ने जो बात कही थी वो मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई भी महत्वपूर्ण संघीय व्यवस्था है, वहां दूसरे सदन की व्यवहारिक आवश्यकता महसूस हुई है। कुल मिलाकर के हम इस पर यह जानने के लिए विचार कर रहे हैं कि यह कोई उपयोगी कार्य करता है या नहीं। दूसरे सदन से हमारी अपेक्षा संभवतः केवल इतनी है कि महत्वपूर्ण विषयों पर गरिमापूर्ण बहस कराएं और संभवतः क्षणिक भावावेश के परिणाम स्वरूप सामने आने वाले उस कानून को तब तक लंबित रखना जब तक वह भावावेश शांत न हो जाए और विधायिका के समक्ष आने वाले उपायों पर शांतिपूर्वक विचार न कर लिया जाए। और संविधान में यह प्रावधान करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर वित्त से संबंधित मामले पर लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच कोई विवाद हो तो लोकसभा का मत ही मान्य होगा। इसलिए इस दूसरे सदन की मौजूदगी में हमें केवल वह साधन प्राप्त होता है जिससे हम उस कार्रवाई विलंब में करते हैं जो संभवतः जल्दबाजी में शुरू की गई हो, और शायद हम उस अनुभवी व्यक्ति को एक अवसर देना चाहते हैं जो संभवतः गहन राजनीतिक विवाद में न रहता हो, लेकिन जो उस ज्ञान और महत्व के साथ बहस में हिस्सा लेना चाहता हो जिसे हम सामान्यतः लोकसभा के साथ नहीं जोड़ते हैं। यही सभी बातें दूसरे सदन के संबंधित प्रस्तावित है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर विचार करने के बाद ज्यादातर लोग एक ऐसा सदन बनाने और यह सावधानी बरतने रखने में के पक्ष में है कि वह कानून अथवा प्रशासन में के रास्ते में अड़ंगा सिद्ध न हो। ये गोपाल स्वामी आयंगर ने संविधान सभा में कहा था। मैं समझता हूं हम इस सदन के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं हो सकता। और पंडित नेहरू ने अपने विचार रखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारे संविधान का सफल क्रियान्वयन किसी भी लोकतांत्रिक संरचना की भांति दोनों सदनों के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर करता है, और इसलिए हमारे लिए आवश्यक बन जाता है कि हम किस प्रकार से मिलजुल करके इस बात को आगे चलाएं। और जैसा मैंने पहले ही शास्त्र में कहा था कि वो कोई सभा नहीं है
जिसमें अनुभवी लोग शामिल न हो और वह वरिष्ठ नहीं है जो धर्म की बात न करता हो और वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न कहा जाए और वह सत्य नहीं होता है जिसमें कोई छल कपट और धोखाधड़ी हो। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से देश हमारी तरफ देखता है। ये ठीक है, कालक्रम में हम लोगों की हालत क्या है, हमारी बिरादरी की क्या हालत है, वो हम भली भांति जानते हैं। लेकिन ये सही है कि अभी भी हमारे लिए कुछ जिम्मेवारियां हैं और उस जिम्मेवारियों को निभाना एक सदस्य के रूप में भी हमारे संविधान में हमें काफी कुछ कहा गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने जो कहा है वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवतरो जनाः, ये स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं अन्य सभी उसका अनुपालन करते हैं। वो जो भी मापदंड स्थित करते हैं लोग उन्हीं मानकों का अनुसरण करते हैं। अंबेडकर जी ने 1946 में एडमंड बर्क को उद्गर्त करते हुए कहा था, इट इज इजी टू गिव पावर, इट इज डिफिकल्ट टू गिव विजडम। और पूरा मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं। शक्ति हाथ में लेना जितना आसान है, बुद्धि विवेक धरोहर में पाना उतना ही कठिन है। आइए हम अपने आचरण से प्रमाणित करें कि यदि इस सभा ने अपने आप को कुछ सार्वभौमिक शक्तियां दी है तो उन शक्तियों को उचित प्रयोग भी बुद्धि विवेक से ही होगा। हम केवल इसी मार्ग से सभी को साथ लेकर आगे बढ़ सकेंगे। एकता की दिशा पर चलने के लिए यही मात्र रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना सारा सोचा, लेकिन एक बात उनको सोचने की जरूरत नहीं लगी। और ऐसा क्या हुआ कि हमें उस रास्ते पर चलना पड़ा? दोष उनका नहीं था, उनका हम पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने इस दिशा में नहीं सोचा। और तब जाकर के इसी सदन को, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे लोकसभा हो, हम लोगों को एथिक कमेटी का निर्माण करना पड़ा। संविधान सभा के सदस्यों को कभी ये जरूरी नहीं लगा होगा कि कभी एथिक कमेटी की निर्माण करना पड़े। इस सदन को एथिक कमेटी का निर्माण करना पड़ा और ये एथिक कमेटी के पीछे मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा उसी तरह। हम राजनीति में जो लोग हैं, हमारी एक जिम्मेवारी का संदेश भी देते हैं। जब हमारे यहाँ कुछ सदस्यों के द्वारा छोटी मोटी हरकतें हुई तो यही सदन की हिम्मत है कि उन्होंने सदन की मर्यादा को, लेकिन ये आवश्यक है, सभापति जी मैं आग्रह करूंगा, ये आवश्यक है कि हमारे सभी सदस्यों को बार बार एथिक कमेटी के जो उसूल है, जो निर्माण हुआ है, बार बार उनको कहते रहना पड़ेगा, उनको बताते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कोई गलती न कर बैठे और ये तो हमारा दायित्व बनता है। लेकिन इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा, 14 अगस्त 1947 डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा है वो मैं समझता हूं हम लोगों की जिम्मेवारी है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा 14 अगस्त को, अगली सुबह से आज रात के बाद हम ब्रिटिशर्स को दोष नहीं दे सकते। हम जो कुछ भी करेंगे उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्वतंत्र भारत को उस तरीके से आंका जाएगा
जिस तरीके से भोजन, कपड़े, घर और सामाजिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर आम आदमी के हितों की पूर्ति की जाएगी। जब तक हम ऊंचे पदों पर मौजूदा भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद, सत्ता की चाह, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, जिसने हाल के समय में इस महान देश की छवि को खराब की है, तब तक हम प्रशासन, उत्पादन और जीवन से जुड़ी वस्तुओं के वितरण में कार्य कुशलता नहीं बढ़ा पाएंगे। ये 2015 1 दिसंबर का भाषण नहीं है। ये 1947 14 अगस्त को डॉक्टर राधाकृष्णन जी देख रहे थे कि कैसे कैसे संकटों से हमें गुजरना है, और इसलिए इन महापुरुषों का स्मरण करना हमारे लिए आवश्यक होता है कि क्या हुआ कि ये बातें छूट गई। दोबारा हम पुनः स्मरण करें, फिर संकल्प करें, फिर चल पड़ें। अभी भी देर नहीं हुई है। 125 करोड़ का देश, 800 मिलियन 65 से कम आयु की जनसंख्या हो, उस देश को निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमारे पास ऐसे महान पुरुषों की विरासत भी है और हमारे पास उन नौजवानों के सामर्थ्य के अवसर भी हैं। हम दोनों को मिलाकर के हम कैसे करें, उसकी ओर हमने आगे देखना है। कभी कभार हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब याद करते हैं तो मैं कुछ बातें ये कहना चाहता हूं। संविधान के द्वारा, और ये बात सही है कि हमारा संविधान एक सिर्फ कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था ही सीमित नहीं है, वो एक सामाजिक दस्तावेज भी है। और जितने उसकी कानूनी सामर्थ्य की हम सराहना करते हैं, उतनी ही उसके सामाजिक दस्तावेज की ताकत की भी सराहना और उसको जी करके दिखाना, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। बाबा साहब ने जो हमें जो संविधान दिया, उस संविधान में कानूनी एक व्यवस्था तो है जो समता के सिद्धांत का पालन कराता है, सोशल जस्टिस की वकालत करता है, सामाजिक न्याय की चर्चा करता है। लेकिन अगर हम संविधान के दायरे में अटक जाएंगे तो हो सकता है समता तो आ जाएगी, लेकिन अगर समाज अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, सैकड़ों वर्षों की बुराइयों से मुक्ति पाने का अगर समाज संकल्प नहीं करता है, जो पाप हमारे पूर्वजों के द्वारा हुए हैं, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां तैयारी नहीं करती हैं, तो बाबा साहब आम्बेडकर का सोशल जस्टिस की ताकत हो, समता की ताकत हो, वो पूर्ण करने का दायित्व एक समाज के नाते भी हमको उठाना पड़ेगा। और इसलिए बंधारण हमें अगर समता की ताकत देता है, तो समाज की संस्कार सरिता हमें ममता की ताकत देता है। अगर समता हमें बंधारण के निहित ताकतों से प्राप्त होती है, तो समाज को भी तैयार करना पड़ेगा कि जैसे समभाव जरूरी है, वैसे ही समाज में ममभाव भी जरूरी है। और देश तब चलेगा जहां समता भी हो, ममता भी हो, समभाव भी हो, ममभाव भी हो। ये 125 करोड़ देशवासी, दलित माता की कुख से पैदा हुआ बेटा भी मेरा भाई है। ईश्वर ने मुझे जितनी शक्ति दी है, परमात्मा ने उसको भी उतनी ही शक्ति दी है। मुझे तो अवसर मिला, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला। उसको अवसर मिले, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए सिर्फ बंधारण की सीमाओं में नहीं, समाज जागरूक भी उतना ही अनिवार्य है। ना हिंदू पति तो भवेत्, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बात इस सदन से उठनी चाहिए, ये बात सदन से पहुंचनी चाहिए। आज भी समाज में किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार होता है, तो ये हमारे लिए कलंक है।
एक समाज के नाते कलंक है, एक देश के नाते कलंक है। इस दर्द को हमने अनुभव करना चाहिए और इस दर्द को हमने नीचे तक समाज की संवेदना जगाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने, ये बात सही है कि हम जब सरदार पटेल को याद करते हैं तो भारत की एकता के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सरदार साहब ने देश एक किया, सरदार साहब ने देश एक किया, इस पर अटक जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। एकता का मंत्र भारत जैसे देश में केंद्रस्थ होना चाहिए। बिखरने के लिए तो बहुत बहाने मिल सकते हैं, जुड़ने के अवसर खोजना हमारा दायित्व होगा। और इसलिए बिखरने के बहाने तो मिल जाएंगे, 125 करोड़ का देश है, कहीं किसी कोने से मिल सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका दायित्व है कि बिखरने के बहानों के बीच भी जुड़ने के अवसर खोजें, लोगों को प्रेरित करें और जोड़ने की ताकत दें। ये हम लोगों का दायित्व है देश की एकता और अखंडितता के लिए। और यही तो हमारे पूर्वजों ने कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। ये बात हमारी रगों में भरी पड़ी हुई है और इसलिए देश की एकता और अखंडितता के मंत्र को हमने निरंतर मंत्र को बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरे मन में एक कार्यक्रम चल रहा है, मैं आशा करूंगा कि आप में जो सोच लेते हैं, समय है, वे भी कुछ नए आइडिया देंगे तो उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना मेरे मन में चल रही है, मैं ऐसे ही विचार छोड़ रहा हूं, अभी तो मैंने कोई डिजाइन बनाई नहीं है। हमारे देश में हमने बहुत लड़ लिया, दक्षिण के लोगों को लगता है हिंदी हम पर थोपते रहो तुम, और मैंने देखा यहाँ भाषण में कहीं न कहीं आता है, लेकिन एक और भी तरीका है देश को समझने का, जानने का, आगे बढ़ने का। और मैंने 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन पर इसका थोड़ा सा उल्लेख किया था। क्या हम राज्यों को प्रेरित कर सकते हैं कि जिसमें आग्रह किया जाए कि भाई मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य है, वो तय करे कि 2016 में हम केरल महोत्सव मनाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य में मलयालम भाषा के अल्फाबेट्स बच्चों को परिचित करवाए जाएं। एक 100 वाक्य, ज्यादा नहीं, 100 सेंटेंसेस स्कूलों में बच्चों को सहज कैसे हो, चाय पिएगा, वो मजाक मजाक में चलता रहेगा, वो सीख जाएंगे। कभी मलयालम फिल्म फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में क्यों ना हो, क्यों न वहां का खान पान, वहां के लोग, वहां के नाट्य यहां आए, लोग देखें। उसी प्रकार से कोई और राज्य, किसी और एक राज्य एक साल के लिए दूसरे राज्य के साथ अपने आप को जोड़े। यहां से उस साल जितने बच्चे टूरिस्ट के नाते जाएंगे तो उसी राज्य में जाएंगे। हम धीरे धीरे करके अगर हिंदुस्तान के सभी राज्य हर वर्ष एक राज्य मनाना शुरू कर दें, और ज्यादा नहीं, एक 5 गीत। अब देखिए, हम सब लोग वैष्णवजन से परिचित हैं। वैष्णवजन तो तेनेरे कहिए सब परिचित है। हम वैष्णवजन तो तेनेरे कहिए जब सुनते हैं, गाते हैं, हमें पराया नहीं लगता है, कभी याद नहीं आता है कि किस भाषा में लिखा गया है। वो इतना हमारे साथ जुड़ गया है। क्यों न हम हमारे देश की सब भाषा के 4-5 अच्छे गीत हमारे देश की नई पीढ़ी को गाने की आदत डालें। हमें संस्कार बढ़ाने होंगे और मुझे लगता है कि संविधान की जो भावना है, उस भावना को आदर करते हुए हमने इस बात को करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो आर्थिक चिंतन था, मैं बाद में आपको समय दूंगा, मैं बाद में आपको समय दे दूंगा। प्लीज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, माननीय सभापति जी, अपने आर्थिक चिंतन की उनकी विशेषताएं रही थी और वे औद्योगिकरण के पक्ष में थे।
और सबसे बड़ी बात वो कहते थे, मैं चाहूंगा कि ये सदन, मैं लंबा नहीं कहूंगा लेकिन भाव मेरा सदन समझ जाएगा। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे कि हिंदुस्तान में औद्योगिकरण होना जरूरी है, और वो कहते थे कि दलितों के पास जमीन नहीं है, वो जमीन के मालिक नहीं है, उनको अगर रोजगार दिलाना है तो जिसके पास जमीन नहीं वो कहां जाएगा। औद्योगिकरण इसलिए भी होना चाहिए कि समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के रोजगार के अवसर पैदा हो। और इसलिए बाबा साहब आंबेडकर के आज विचार कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, वो क्या कहा था। उन्होंने आर्थिक चिंतन करके, और मैं मानता हूं आज जो हम विवाद करते हैं, उस समय क्या सोच बाबा साहब की थी, वो हमारे लिए एक दिशा दर्शक रहेगी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, राज्य का दायित्व है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन की ऐसी योजना बनाए जो उच्च उत्पादकता की ओर ले जाए, लेकिन ऐसा करते समय दूसरे अवसर बंद नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वह उद्यम उपलब्ध कराएं तथा जो कुछ लाभ हासिल हो उसका सबको बराबर वितरण करें। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूंजी और मशीनरी में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में श्रम में कटौती करनी पड़ेगी, ताकि भूमि और श्रम की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। अतिरिक्त श्रमिकों को गैर कृषि उत्पादक क्षेत्रों में लगाने से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाला दबाव एकदम से कम हो जाएगा और भारत में उपलब्ध भूमि पर अत्यधिक प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब इन श्रमिकों को कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादक कार्यों में लगाया जाएगा तो वे न केवल अपनी आजीविका कमा लेंगे बल्कि अधिक उत्पादन करेंगे, और अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक पूंजी। संक्षेप में, हालांकि यह चाहे जितना विचित्र लगे, परंतु भारत का औद्योगिकरण ही भारत की कृषि समस्याओं का सबसे कारगर उपचार है। बाबा साहब आंबेडकर ने एक और जगह पे कहा था कि भारत चिमटी की दो फलकों के बीच फंसा हुआ है, जिसका एक फलक आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और दूसरा फलक है उसकी जरूरतों की तुलना में भूमि की सीमित उपलब्धता। इसका परिणाम यह होता है कि हर दशक के अंत में हमारे सामने आबादी और उत्पादन का नकारात्मक संतुलन पैदा हो जाता है और जीवन स्तर घट जाता है और गरीबी बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमिहीन और बिखरे परिवारों की संख्या भी विशाल होती जा रही है। औद्योगिकरण के पक्ष में एक गंभीर अभियान चलाने के अलावा कृषि को लाभकारी बनाने की संभावनाएं न के बराबर है। बाबा साहब आंबेडकर ने 60 साल पहले हम किन समस्याओं को झेलेंगे, हमें कैसी समस्याओं को जूझना पड़ेगा, हमारा आर्थिक चिंतन क्या होना चाहिए, उस समय बाबा साहब आंबेडकर ने हमारे सामने रखा था। ये बात सही है कि हम में से किसी की देशभक्ति में, 125 करोड़ देशवासियों की देशभक्ति में न कोई शक कर सकता है, न शक करने का कोई कारण हो सकता है, और न ही किसी को किसी की देशभक्ति के लिए सुबह शाम अपने सबूत देने पड़ते हो।
समाज, हम सब भारत के संविधान से बंधे हुए लोग हैं, भारत के महान संस्कार और परंपराओं से बंधे हुए लोग हैं। दुनिया हमें कैसे देखती थी और दुनिया भारत का किस प्रकार से गौरवगान करती थी, आज जब हम उन महापुरुषों ने संविधान निर्माण किया, वो कौन सा माहौल होगा जिससे उनको इस प्रकार से ले गए होंगे। मैं आज आखिरी शब्द कुछ उसके कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय सभापति जी, मैं मैक्स मुलर को आज कोट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? मैक्स मुलर कहते हैं, अगर मैं ऐसा देश ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को देखूं जहां प्रकृति ने धन, शक्ति और सौंदर्य की सबसे ज्यादा छटा बिखेरी हो, तो पृथ्वी पर असल में स्वर्ग है, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि किस आसमान के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने पसंदीदा उपहारों में से कुछ को सबसे ज्यादा पूरी तरह विकसित किया है, जीवन की बड़े से बड़ी समस्याओं पर गहराई से विचार किया है और उनमें से कुछ का समाधान भी निकाला है, जो उनका भी ध्यान आकर्षित करेगी, जिन्होंने प्लूटो और कांट को पढ़ा है, तो मेरा इशारा भारत की ओर होगा। अगर मैं अपने से पूछूं कि हम किस साहित्य से यहां यूरोप में, जिनका पालन पोषण लगभग पूरी तरह से ग्रीक और रोमन्स तथा यहूदी जाति ज्यूस के विचारों पर हुआ है, सही की पहचान कर सकते हैं, जो कि अपने आंतरिक जीवन को और उत्तम और विस्तृत तथा अधिक विश्वव्यापी और वास्तव में एक सच्चा इंसान बनाने के लिए जरूरी है। केवल इसी जीवन के लिए ही नहीं, अपितु इस रूपांतरित और अविनाशी जीवन के लिए तो फिर से मेरा इशारा इस महान भारत की ओर होगा। ये बात मैक्स मुलर ने कही है। इस महान विरासत के हम धनी हैं और उसी विरासत हम सबकी ताकत है। आइए हम उसका गौरवगान करें और हम संकल्प करें कि संविधान के प्रकाश में, हमारे महान महापुरुषों की त्याग और तपस्या के प्रकाश में जो उत्तम है उसको लेकर के हम चले। जो काल बाह्य है उसको तो काल भी स्वीकार नहीं करता है, जो नित्य नूतन होता है उसी को स्वीकार करता है। उस नित्य नूतन को लेकर के महान राष्ट्र के निर्माण में हम सभी सदस्य अपना योगदान करेंगे। मैं फिर एक बार सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभापति जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और संविधान की इस चर्चा के जो उत्तम बिंदु निकले हैं, उन उत्तम बिंदुओं के प्रकाश में हम कानूनों का निर्माण करें तब भी, संसद में आचरण करें तब भी, समाज का नेतृत्व करें तब भी, समाज को आगे ले जाने का प्रयास करें तब भी, उसी बातों को लेकर के चलेंगे। उस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इस सदन को उत्तम प्रवचनों से लाभान्वित कराने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब आंबेडकर और उस महापुरुष के साथ काम करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank the Honorable Prime Minister. Honorable members, I move the following resolution. We, the members of Rajya Sabha, in the sittings of the Rajya Sabha held on 27th and 30th of November and the 1st of December 2015 for celebrating the Constitution Day as part of the 125th birth anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar. Having